आज हम पढ़ लेते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है गीत नामक रचना। तो उसमें संकलित जो कविता है तो उसकी यहाँ हम आज संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं और एक अच्छे नाटककार रहे हैं। गीत नामक रचना में हम सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसका हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और फिर इसमें 2 या 4 लाइन का हम इसमें काव्य सौंदर्य भी लिखेंगे। ठीक है। आने वाली वीडियो में आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक जीवन परिचय और इस पाठ के जो है प्रश्नोत्तर हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम रचना पढ़ लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अचल डोल रहा। लोया हिलत का भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। ठीक है। तो इतनी अपनी रचना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो कठिन शब्द है वो देख लेते हैं। जैसे बीती, तो बीती का मतलब होता है बीत जाना या निकल जाना। विभावरी का मतलब होता है रात्रि। ठीक है। अंबर, अंबर वही है गगन आकाश। पनघट जिसमें पानी भर के लाते हैं, घट मतलब घड़ा होता है। ठीक है। वैसे पनघट का वैसे हम यदि अर्थ देखें तो पानी भरने का स्थान। इसके बाद है उषा। तो उषा का मतलब होता है प्रातःकाल या सुबह, है ना। उषा का मतलब प्रातःकाल या हम इसको सुबह भी बोल सकते हैं। नागरी, नागरी का मतलब होता है चतुर स्त्री। देखो नागर का मतलब क्या होता है, जैसे नागर का मतलब होता है चतुर और नागरी का मतलब होता है चतुर स्त्री। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है ना, नटवर नागर नंदा, है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं खग। तो खग मतलब पक्षी, है ना। और किसला, किसला का मतलब होता है कोमल कोपलें। जैसे कोई पौधा उगता है तो उसकी जो नई नई ताज़ी पत्तियाँ निकलती ना, जो कोपल निकलती है तो उसको किसले बोलती हैं। आँचल वही है आँचल, जैसे माँ का आँचल होता है। लतिका, लतिका का मतलब होता है लता या बेला। ठीक है। मधु मुकुल, मधु मुकुल का मतलब होता है पराग युक्त पुष्प, जो जैसे रस युक्त हम जिसे फूल भी कह सकते हैं। जो फूल में उसके अंदर जो पराग या रस होता है तो उसको मधु मुकुल बोलते हैं। इसके आगे है नवल रस। तो नवल का मतलब होता है नया और रस का मतलब पराग। ठीक है। गागरी, गागरी का मतलब होता है गगरी, जैसे हम मटका मटकी कुछ भी कह लें। अधर, अधर का मतलब होता है ओंठ, है ना। अमंद, अमंद का मतलब होता है पर्याप्त। और अलक, अलकों में मलयज बंद किए। अलकों मतलब अलक मतलब केस बाल, जिसे सिर के बाल। ठीक है। मलयज तो शीतल सुगंधित पवन। चंदन, चंदन को क्या कहते हैं मलयज। इसके बाद हम देखते हैं कि आली, आली का मतलब क्या होता है सखी। आली का मतलब होता है सखी या सहेली, है ना। इसके बाद है बिहाग। तो बिहाग का मतलब होता है आली यानी सहेली। और बिहाग, बिहाग का मतलब होता है रात का अंतिम समय प्रहर। जैसे रात्रि होती है तो सुबह कब माना गया है 3-3:30 बजे के आसपास सुबह हो जाती, तो उससे पहले का जो समय है उसको बोलते हैं अंतिम प्रहर, तो उसे बिहाग बोलते हैं, है ना। अब ये तो अपने शब्दार्थ हो गए। अब हम देख लेते हैं इसकी क्या संदर्भ, है ना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि हमें संदर्भ में कितना लिखना है कि यह कविता, यह जो गीत रचना है
जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और प्रकृति चित्रण के गीत नामक शीर्षक से यह ली गई है, जो कि जयशंकर प्रसाद की लहर नामक एक कविता का काव्य संकलन है, उससे यह ली गई है ना, यह संकलित है। ठीक है, क्या लिखना है हमें संदर्भ में कि यह इस गीत नामक कविता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति में प्रकृति चित्रण के गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है या ली गई है तथा जयशंकर प्रसाद के लहर नामक काव्य संकलन में यह संकलित है। यदि आप लोग ना भी लिखें कि यह किस में संकलित है, लहर में संकलित है कि नहीं है, बस आपको तो इतना लिखना है कि इसके लेखक कौन है और कहाँ से ली गई है, इतना ही लिखना है संदर्भ में। प्रसंग में क्या लिखना है इस गीत में, अब देखो प्रसंग में क्या लिखना होता है, जो हमारी पूरी रचना दी हुई होती है, जो कविता है, जो पूरा टॉपिक है, उसमें क्या दिया है ये हमें प्रसंग में लिखना है। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे हम, इस गीत में या इस कविता में प्रकृति के प्रातःकालीन, हम सुबह तो लिख नहीं सकते हैं तो हमें प्रातःकालीन लिखना होगा, प्रकृति के प्रातःकालीन सौंदर्य का नवयौवना नायिका के रूप में चित्रण किया है। ठीक है, इतना हमें लिखना है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या में क्या है, तो व्याख्या में हम क्या करेंगे, लिखेंगे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। हे सखी या री सखी, चांदनी से युक्त रात्रि अब निकल गई है, तू जाग जा और अपनी आँखें खोलो, देखो कि जो आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। ठीक है, क्या है इसका, बीती विभावरी जागरी, जागरी सखी से कह रही है कि जागो, देखो तारों युक्त रात, विभावरी यानी कि तारों से युक्त रात, बीती यानी कि निकल चुकी है ना, निकल चुकी है, अब तुम जाग जाओ, अपनी आँखें खोलो और देखो आकाश रूपी पनघट, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी यानी कि जो प्रातःकाल है, जो सुबह है, उसको कवि ने क्या बता दिया, उषा, उसको एक नायिका या एक स्त्री का रूप स्त्री के रूप में यहाँ बताया है। तो उषा रूपी, उषा नागरी का मतलब होता है सुबह है या प्रातःकालीन जो चतुर नायिका है, वो तारा रूपी घट को यानी कि तारों को क्या बता दिया है, घट, घड़ा, तारा रूपी घट को, घड़े को डुबो रही है ना। ये इसका इतना अर्थ हुआ। आगे हम देख लेते हैं। खग कुल कुल सा, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लो यह लतका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, है ना। तो अब इसमें क्या है, यह है इसका जो है यहाँ अर्थ बताया जा रहा है कि जल में घड़ा डुबोने का कुल स्वर पक्षियों के कलरव की ध्वनि के रूप में हो रहा है। जो नायिका है उषा नागरी, उषा कवि ने प्रातः काल को चतुर स्त्री बताया है। तो जब वह उस घड़े को डुबोती है तो उसका जो पानी उसमें जाता है तो आवाज़ जो आती है उसको कवि ने किस रूप में बताया है कि पक्षियों के कुल स्वर के रूप में बता दिया है। किसलय का आंचल डोल रहा, लो यह लतका भी भर लाई, मधु मुकुल रस गागरी। अर्थात कवि यहाँ बता रहे हैं कि उषा रूपी नायिका का हिलता हुआ आंचल कोमल, जो कोमल कोपले हैं या कोमल जो पत्ते हैं उनके समान हिलता हुआ या कंपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह लतिका
नाम की सखी भी अपनी गगरी में पराग युक्त पुष्पों के नवीन रस से भर लाई है, अर्थात लताएं सरस कलियों के रूप में हो गई हैं। ठीक है, तो देखो इसका अर्थ आप लोगों को कठिन लगेगा, क्योंकि प्रकृति को मानव के रूप में यहाँ कवि ने दिखाया है। क्या कवि कह रहे हैं? खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। कवि कह रहे हैं कि जब उषा नागरी जो है घड़े को डुबोती है पानी भरने के लिए, तो उसकी जो ध्वनि है वो कैसी, खग यानी पक्षियों के कलकल की सी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर जो नायिका है जो पानी भर कर ला रही है, तो उसका आंचल किस प्रकार से डुल रहा है, जैसे नए पत्ते नए कोपले हिलती हैं हवा में, ऐसे उसका जो आंचल है, जो साड़ी का जो पल्लू होता है वह उसके जो इसका पल्लू हिल रहा है। लो यह लतका भी भर लाई। अब कवि कह रहे हैं कि लो ये लतिका नामक सखी भी अपनी गगरी या अपनी मटकी में क्या भर के लाई है, पुष्पों का पराग, मधु। मधु मुकुल, मुकुल मतलब फूल पुष्प, मधु यानी कि मधु तो वैसे शहद होती है, लेकिन रस युक्त जो मिठास से भरा हुआ रस होता है उसको क्या बोलते हैं, मधु बोलते हैं। तो उसको उसी को पराग या रस, नवल रस गागरी यानी कि नवीन रस जो है अपनी गगरी में भर करके लाई है। ये इतना इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब हम अंतिम जो है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। तो यहाँ पर अब कवि क्या कह रहे हैं कि अधरों में राग अमंद पिए, अधर मतलब ओंठ। प्रातःकालीन शोभा का चित्रण करती हुई एक सखी दूसरी सोती हुई सखी से कह रही है, यानी कि एक सखी यानी सहेली सो रही है और दूसरी उससे कह रही है कि तेरे रक्तिम ओंठों से प्रतीत होता है, रक्तिम मतलब लाल ओंठों से प्रतीत होता है कि तूने रात को प्रेम मदिरा का पान किया है, जिससे तेरे ओंठ लाल हो गए हैं। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि तेरे ओंठों, जो सखी के ओंठ हैं वो कैसे हैं, प्रेममयी दिखाई दे रहे हैं, और जो उसके काले जो केस हैं, अलकों में मलयज बंद किए, जो काले उसके बाल हैं और केस हैं उसमें क्या है, सुगंध या कोमलता खुशबू है, जो कि कैसी लग रही है, चंदन से युक्त लग रही है। हे सखी तू अब तक सोई है, तू अब तक सोई है आली। आली का मतलब सखी या सहेली, ये आपको याद करने होंगे शब्दार्थ, तभी आप लोग इसका अर्थ लगा पाओगे। जैसे आली है, इसका मतलब क्या हुआ, मलयज का मतलब क्या हुआ, अलकों का, और अधरों और अमंद बिहाग। और देखो ये पर्यायवाची शब्दों में भी जो है शब्द हैं आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो जो इतने मैंने आपको बताए हैं, इन शब्दों का आप लोग जो है अर्थ समझिए कि इनका क्या मतलब होता है, हैं? अब यदि प्रश्न आ जाए आप लोगों के सामने कि आली किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ पढ़ रहे हैं। तो तू अब तक सोई है आली, तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी तू अभी तक सोई हुई है, आँखों में भरे बिहागरी, तू अपनी आँखों में बिहाग राग सी खुमारी भरे हुए हैं, जो तेरी रात्रि जागरण और आलस्य की सूचना दे रहे हैं। तो ये इसका अर्थ हुआ, और ज़्यादा आप लोग मतलब कठिन अर्थ में ना जाएं, सरल सीधा सा अर्थ याद करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो है इसका रहस्यवाद जो कवि थे, छायावादी युगीन कवि थे, उनकी जो पंक्तियां हैं वो उनका अर्थ उनसे हटके दूसरा अर्थ निकलता है।
तो इसलिए बेहतर होगा कि जो उसमें लिखा है सीधा सीधा आप लोग अर्थ लगा लीजिए। अधरों में राग अमंद पिए, जैसे ओंठ हैं तो ओंठों में जो है राग मतलब जो अमंद हैं वो पिए हुए हैं। अलकों में मलयज बंद किए, जो केस हैं जो बाल हैं तो उसमें खुशबू है और ऐसे लग रहा है जैसे चंदन को लगाए या छुपाए हुए हो। इसके बाद तू अब तक सोई है आली, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि तुम अभी तक सोई हुई है और प्रातः काल हो गई है, तुम अपनी आँखों में ब्याहाग सी खुमारी भरे हुए है। ब्याहाग का मतलब रात्रि का जो अंतिम समय है उसका पहर। ये इतना इसका अर्थ हुआ। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो हमें नंबर 1 पर क्या लिखना है कि इसमें क्या है। देखो, इस गीत में प्रकृति का मार्मिक और सजीव अंकन हुआ है, नंबर 1। नंबर दूसरे पर हमें क्या लिखना है, विषय रूप परिमार्जित खड़ी बोली के रूप में हुआ है और वियोग श्रृंगार तथा गीत गीता का चित्रण किया गया है। मानवीय किरण, अनुप्रास, अलंकारों, इसके अलावा उपमा और रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इतना ही आपको इस काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखना है। तो यदि आप लोग वीडियो को 2-4 बार ही सुनेंगे उतने में ही जो है आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोग इस पे दीजिए कि शब्दार्थ आप ना भूलें, शब्दार्थ को याद रखिए। सीधा सीधा अर्थ है, उसमें कोई कठिन नहीं है, बस शब्दार्थ याद कर लीजिए और फिर अपना संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और लास्ट में काव्य सौंदर्य। ठीक है, अब हम फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। हम फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।